आसान नाज़रीन कराम, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया जनाब कि रेंटल पावर के जो प्रोजेक्ट थे सारे कंडम, सारे ख़त्म, इनसे पैसे वापस लिए जाएँ बिमा सूद के, और जो ज़िम्मेदार थे, चाहे परवेज़ अशरफ हो, चाहे कोई भी हो, सेक्रेटरी हो उसका, शाहिद रफ़ी क्या नाम है उसका, कोई भी हो, इन सब पर मुकदमात कायम किए जाएँ। एक मसला और पैदा हो गया, पता चला कि रेंटल पावर का जो प्रोजेक्ट इस हुकूमत ने चलाया था वो सिर्फ पैसे कमाने का एक चक्कर था। अब एक नया मनसूबा आया है, वो मनसूबा ये है कि बस बात की है हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने उनके वज़ीर-ए-आज़म से और कहा कि फौरी तौर पर हमें 5000 मेगावाट बिजली चाहिए। उन्होंने कहा फटाफट मैं बात करता हूँ, आपको मिल जाएगी। हमने खुशियाँ मनानी शुरू कर दी और कहा कि जी इंडिया से 5000 मेगावाट बिजली आ रही है, सारे हमारे दुर्दर दूर हो जाएंगे। और उस पर सियासी बहस शुरू हो गई है कि इंडिया से बिजली लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो कोई नापाक बिजली तो नहीं होगी। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या आप किस्सा लगा रखा है, कोई क्रिश्चियन बिजली होती है, कोई हिंदू बिजली होती है, कोई मुस्लिम बिजली होती है। देखना ये है कि ये भी कहीं सियासी स्टंट तो नहीं है, उनके पास बिजली है कि नहीं है, वो देंगे तो कैसे देंगे, कहीं कंटेनर में रख के या सैटेलाइट के जरिए तो नहीं भेजेंगे, कैसे भेजेंगे बिजली, कोई सिस्टम बनेगा तो कितना वक्त लगेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कौन करेगा, या फिर लारा लप्पा है या कुछ हो रहा है। अच्छा, मुल्क के अंदर जो वसाइल हैं उसकी क्या गुंजाइश है, क्या सूरत हाल है। हम कहते हैं जी बिजली इसलिए नहीं मुल्क में दस्तयाब कि हमारे पास पैसे नहीं है तेल खरीदने के लिए, आयल खरीदने के लिए, महंगी बिजली बनती है। महंगी बनती है, सस्ते का हम बंदोबस्त नहीं करते, और जो महंगी बनती है वो पूरी बना नहीं पाते। तो क्या कोई और रास्ता है, गैस की पाइपलाइन बिछेगी, ये बिछेगी, वो बिछेगी, ईरान वाला पॉलिटिकल कुछ मसला है, वो भी महंगी पड़ रही है, तुर्कमानिस्तान वो शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहुत से किस्से हमने, उज़्बेकिस्तान से बिजली ले लो, वो जो 9 मील का सब रास्ता है दरमियान में, उसको क्रॉस करते हुए ले आओ। 100 तरह के मंसूबे बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फ़िकार अली साहब, जो कि वापडा के चेयरमैन रहे हैं जी, और एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, यानी कि इन सारे मामलों को समझते हैं, पहले भी हम उन पर गुफ्तगू कर चुके हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब जी हमारे रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, ज़ाहिर है कि इन मामलों पर उनकी गहरी नज़र है जी। और शेख मोहम्मद अकबर साहब जी एप्टमा से, यानी कि आल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन से इनका ताल्लुक, लेकिन उससे ज़्यादा एक ये बिज़नेस कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और हम उनसे पूछेंगे कि आपको बिजली चाहिए, आप खुद पैदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बाहर से लेना चाहते हैं, आपको सूट करता है कि नहीं करता है, सारे सवाल हैं जो हम इनसे करेंगे जी। तो पहले जन साहब आप इससे मैं पूछना चाहता हूँ, इज़ इट पॉसिबल ये जो अब प्लान हम कर रहे हैं कि इंडिया से ले लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अमीर साहब। इंडिया से बिजली लेने में 3-4 मेन इश्यूज़ हैं जिनको कि मैं टच करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि क्या इंडिया में वाकई सरप्लस बिजली है जो देना चाहिए हमें। ठीक है, इंडिया की 2 प्रोविंसेस हैं, पंजाब और राजस्थान, जो हमारे साथ मिलते हैं, जहाँ से बिजली आ सकती है। पहली बात तो ये कि इंडिया में इंटीग्रेटेड नेशनल ग्रिड नहीं है जैसा कि पाकिस्तान में है। अच्छा। तो जिस स्टेट की जो बिजली है वो स्टेट तक कन्फाइंड है। तो इस सिचुएशन ये है कि पंजाब में 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, इंडियन पंजाब में 3 से 6 घंटे। क्या पता कुर्बानी देना चाहते हो हमारी खातर? उनके पास इतनी बिजली नहीं है। अच्छा। इसके बाद एशियन डेवलपमेंट की एशियन डेवलपमेंट बोर्ड सॉरी उसकी बैंक की एक रिपोर्ट है कि आइंदा महीनों में और सालों में इंडिया में बिजली का शॉर्टफॉल फर्दर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि उनके पास बिजली नहीं है जो कि हमें दे सकते। हम लेना तो पंजाब से चाहते थे ना, जैसे वजीर आजम के बयान से ज्यादा हुआ है। 2 एरियाज हैं वहाँ आपके, हाँ, राजस्थान का तो अभी जिक्र नहीं हुआ, शायद वहाँ ट्रांसमिशन लाइन बड़ी लंबी पड़ी। दोनों में ट्रांसमिशन के वो अगले में इशू उसके ऊपर आ रहा हूँ। दूसरी बात ये कि अगर बिजली हो भी उनके पास तो क्या ये टेक्निकली फीजेबल है कि हम बिजली से दे सकें। तो पहली चीज तो ये कि इंडिया का EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम 400 kV के ऊपर बेस्ड है, जबकि हमारा 500 kV के ऊपर बेस्ड है। अच्छा। तो दिस इनकम्पेटेबिलिटी बिटवीन द टू। तो सबसे पहले तो एक ग्रिड स्टेशन इंडिया में और एक पाकिस्तान में बनाना पड़ेगा जो इस क्वांटिटी ऑफ बिजली को ले सके, नंबर 1। अच्छा। जिसको कम से कम 2 साल और 2-2 अरब रुपए खर्च होंगे। 2-2 अरब रुपया और 2 साल खर्च होंगे इन 2 टर्मिनल के बनाने पर, 2 ग्रिड स्टेशन के ग्रिड स्टेशन कहते हैं आप, बिकॉज दे वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दे ह्यूज सेटअप्स। अच्छा। दूसरी बात ये कि 5000 मेगावाट के लिए हमें कम से कम 2 सर्किट 500 kV के लिए करने पड़ेंगे, या फिर हम AC की बजाय डायरेक्ट करंट उसके ऊपर जाए, विच इज टोटल डिफरेंट सिस्टम जो पाकिस्तान में है ही नहीं। अगर हम 2 सर्किट बनाएं और बिजली हम अमृतसर से लेकर आएं और गुजरांवाला या शेखुपुर जहाँ पे हमारे 500 kV का सिस्टम है इंटीग्रेट करने के लिए, तो 180 किलोमीटर्स का रोड से डिस्टेंस बनता है, और इसकी कॉस्ट $0.3 मिलियन पर किलोमीटर है। अच्छा। $0.3 मिलियन पर किलोमीटर। और 2 सर्किट अगर हम लगाएं तो हमें चाहिए $108 मिलियन, जो बनते हैं 9.5 बिलियन रुपीस। अच्छा। तो 9.5 बिलियन रुपीस प्लस
2 years प्लस 2 years प्लस ग्रिड स्टेशन के लिए 4 बिलियन। तो पहली बात तो ये 13.5 बिलियन रुपीस का ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है। इसके बाद हम देखते ये हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बिजली वो क्या होगी। इंडिया जाहिर हमसे ये डिमांड करेगा कि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो हम उनको दें, जो तकरीबन 15 रुपये फी किलोवाट आवर बनती है, 15 रुपये फी यूनिट आप समझ लें, जबकि हमारी फ्यूल कॉस्ट जो है वो 6 रुपये बनती है। तो वो 6 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होंगे, हम 15 रुपये देने की सख्त नहीं रखते, इसलिए ये दूसरा मसला हो गया। तो मेरी समझ के मुताबिक एक तो कॉस्ट, इसको टेक्निकल नॉन फिजिबिलिटी, और इसके अलावा जो मेजर इश्यूज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल जिमिक है जो उन्होंने बलून छोड़ा है पाकिस्तान को खुश करने के लिए। अदरवाइज इन माई ओपिनियन ये सीरियस इशू नहीं है। डॉक्टर साहब ये तो सही खत्म हो गया। ये तो हम तो बड़े खुश थे कि बस बटन दबाएंगे बिजली आ जाएगी, मेरे गांव में बिजली आई है और नारे लगाएंगे हम तो। आप खुद ही ये कह दिया कि ये कोई इंटरनेट तो नहीं है कि सैटेलाइट से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है इसका। और बात वही है कि अगर किसी भी जगह से बिजली लाने की जो कॉस्ट है वो जो फर्नेस ऑयल आता है गल्फ से, अगर उससे सस्ती है तो फिर तो वो फीजिबल आती है, और अगर उससे महंगी है पर यूनिट तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि सस्ते ऑप्शंस को छोड़ के महंगे। और इससे सस्ते हमारे अपने डैम्स हैं, हमारे अपना पानी है, हमारे अपने रिसोर्सेज हैं। कुछ 10 मैं पहले भी कह चुका हूँ 10 किस्म के तरीके हैं इस मुल्क में बिजली बनाने के। आप ना ख्वाहिश रखें उनसे बनाने के लिए, वो पानी भी है, कोयला भी है, सूरज भी है, हवा भी है, न्यूक्लियर भी है, बायोमास भी है, वेव्स भी हैं और भी। अब आप ना उनको इस्तेमाल करना चाहें, गैस भी थी और शायद पेट्रोल भी हो, तो ये सारा कॉस्टिंग का इशू है, सारा पॉलिसी का इशू है। और सारा इशू ये है कि अभी भी आपकी जो डिमांड है आर्टिफिशियली बढ़ी हुई उस सप्लाई से ज़्यादा है, सप्लाई में फ़र्क नहीं आया हुआ। आपके जो इंस्टॉल्ड मशीनरी है, रेंटल पावर प्लांट ने भी पुरानी मशीनरी इस्तेमाल की जो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है, और आपके वापडा की भी पुरानी हो गए हुए हैं। तो रेंटल पावर ने तो 92 शायद किलोवाट बिजली दी। कितनी बिजली दी है? 120 की सबसे बदकिस्मती ये हुई कि 600 मेगावाट इंस्टॉल्ड है और हम 600 मेगावाट के उनको पैसे दे रहे हैं, जब एक्चुअल अवेलेबिलिटी इज 90 मेगावाट ओनली। बताइए। और वो सब पैसे हम उनको दे रहे हैं हर महीने, एंड दैट इज गोइंग वेरी हाई। फॉर एग्जांपल नॉमिनल कॉस्ट उसकी 15-16 होगी, लेकिन अप टू 37 रुपीज पर यूनिट तक हम देते रहे। यानी इनकी हमाकतों के और इनकी बदनुमानियों का जो उन्होंने रेंटल यूनिट से की है उसका कफारा हम देते हैं आजकल। जी, हर बंदा, मैं आपसे यही कहना था कि अगर 20 घंटे किसी के पास बिजली नहीं आती तो उसको अपना मीटर काट देना चाहिए। क्यों उस 4 घंटे के लिए वो पिछली दूसरों की चोरी का बिल दे रहा है, जो इन्होंने जिसको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कहते हैं। ही शुड से नो टू वापडा, बजाय सड़कों पे आने के वो अब कहे जी मेरा मीटर काट दे। 4 घंटे के लिए दूसरों की का बिल दिए जा रहे हैं और हम ऐसी कौम है कि हम उस पर भी खुश हैं। इससे पहले कि हम दूसरे शिफ्ट हों, भारत की तरफ से जो ये प्रपोजल, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके सामियों को बताना चाहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो गुडविल जस्ट जो हो सकते थे इंडिया की तरफ से वो नहीं हुए। मिसाल के तौर पे क्रिकेट का मैच ले लें, इंडिया की वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट से महरूम है। पिछले दिन बांग्लादेश की यहाँ पे सिक्योरिटी टीम आई, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में अच्छी रिपोर्ट दी, लेकिन इंडिया की इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने आईसीसी को पाकिस्तान के खिलाफ रिपोर्ट दे दी। यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान के हक में कोई टेक्सटाइल सेक्टर में कोई हमें एडवांटेज देना चाहता था, इंडिया ने जाके वहाँ पे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। बांग्लादेश के थ्रू WTO में उन्होंने वेटो करा दिया। और छोटी सी बात की ये न्यूक्लियर पीसफुल यूसेज जिसका इंडिया ने अमेरिका से मुआहदा किया हुआ है, जब हम यही बात करते हैं वो इसको पोस्ट करते हैं। इसके बाद वो छोटी चीज़ें जैसे कि पाकिस्तान की जो राइट्स हैं वाटर के ऊपर, तनाब के ऊपर, जेलम के ऊपर, इंडस के ऊपर, जिसका आजकल अखबार में काफ़ी चर्चा है, उनको रवैया क्या है। तो मेरी समझ के मुताबिक तो इंडिया कोई ऐसी फ्रेंडली जेस्चर्स नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को ये होप हो कि हमें मदद करना चाहेंगे। जनाब शेख साहब, आप वाइस चेयरमैन भी हैं एप्टमा के, और सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो हमारी सबसे लाडली इंडस्ट्री है, बल्कि मैं कहूँगा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसमें शक नहीं है, सबसे ज़्यादा कमाऊ भूत भी यही है, सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज। आप ये खबर सुन के पहले तो आपको खुशी हुई होगी ना जी? ये कहते हैं पहले खुशी, पहले हंसा फिर रोया, फिर क्या कैफियत हुई आपकी? वो सर ये हम तो सर इस तलाश में हैं कि भी हमारा बनेगा क्या। हमने तो जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो कर दी, और इस बेसिस पे की कि भी हमारी इंडस्ट्री बनेगी और चलेगी। लेकिन
آج سے کئی سال پہلے ہم نے تو یہ نہیں سوچا تھا نا کہ بھی اس میں نہ بجلی ملے گی نہ گیس ملے گی، تو یہ لوہا، یہ بلڈنگ ہمارے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ سب بات یہ ہے کہ اسے ایسے ایسے سویئر قسم کے پرابلمس کھڑے ہو گئے کہ ود ان دا سیم کنٹری وی آر کمپیٹنگ ود ایچ ادر آلسو۔ میں جو ہمارے بھائیوں کو گیس یا بجلی مل رہی ہے ہمیں خوشی ہے، یہ نہیں کہ بھی وہ ہم ان کے خلاف ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں مل رہی نہ گیس نہ بجلی۔ وہ صوبوں کی تقسیم پیدا کر رہے ہیں، اور ایسے میں اگر آپ کو بجلی انڈیا سے ملنے لگے تو آپ تو خوش ہوں گے، اور ملک کے اندر تو میرا سر تھوڑا سا اینگل یہ ہے کہ بھی